नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर और इस वक्त आपका स्वागत है बड़ी बहस में। हम आज बात करेंगे प्रदेश में बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था की। प्रदेश की बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था एक बार फिर से चर्चाओं में है। जालौर में दलित टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास गांव में समुदाय विशेष के लोगों ने एक व्यक्ति के साथ लिंचिंग कर दी। बताया जा रहा है कि 50 वर्षीय चिरंजी लाल सैनी की समुदाय विशेष के लोगों ने चोर समझकर लाठी डंडों से बेरहमी के साथ पिटाई की थी और उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। घटना के बाद लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। वहीं जयपुर के जवारामगढ़ में कुछ महिला टीचर को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। करीब 7 दिन पहले ही इस वारदात का वीडियो आज सामने आया है। महिला का कसूर इतना था कि वह आरोपियों से काफी दिन पहले अपने उधार दिए पैसे मांग रही थी। बुरी तरह झुलसी टीचर ने मंगलवार देर रात एसएमएस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वहीं अलवर में बदमाशों ने एक व्यापारी और उसके साले से 19 लाख रुपए लूट लिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कराई, लेकिन बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं है। इसके अलावा प्रदेश के कई शहरों में रोजाना इस तरीके की कई आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं। रेप, हत्या, चोरी और लूट की कई घटनाएं लगातार हो रही हैं। इनमें से कई मामलों में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में रहती है। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसी बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है। बढ़ते हुए अपराधों पर कब लगाम लगेगी? आखिर कब प्रदेश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो बता दें आपको, जिस तरह से लगातार प्रदेश में वारदातें हो रही हैं, उसके बाद सीधा सीधा यहां पर कानून को लेकर सवाल उठता है कि आखिर किस तरह की कानून व्यवस्था बनी हुई है। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर आखिर कब लगाम लगेगी? आमजन अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगे? इस तरह के कई सवाल आमजन के जहन में उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकार की अगर बात करें तो सरकार का कहना है कि वो लगातार कोशिश कर रही है व्यवस्था को बेहतर बनाने की और साथ ही उस दिशा में कदम भी उठाए जा रही हैं। लेकिन रोजाना अगर हम देखें तो चाहे रेप की वारदात हो, हत्या की वारदात हो या फिर यहाँ पर चोरी डकैती की वारदात हो, लूट की वारदात हो, तमाम तरह की वारदातें प्रतिदिन सामने आती हैं। और जिस हिसाब से घटनाओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह भी समझ में आ रहा है कि प्रदेश भी क्राइम की अगर रेट की बात की जाए प्रदेश के तो वो भी अव्वल पर ही है। लेकिन प्रशासन क्यों आगे आंखें मूंदे बैठा हुआ है, एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि एक दलित छात्र की मौत का मामला सामने आया था और अभी उसको लेकर भी प्रदर्शन चल ही रहा है। और इतने में एक दूसरी खबर यहां पर सामने आ जाती है कि एक टीचर को जिंदा जला दिया गया, एक महिला टीचर को जिंदा जला दिया गया क्योंकि वो उन आरोपियों से अपने एक पुराना उधार दिया जो पैसा था वो वापस मांग रही थी और सरेआम उसको जिंदा जला दिया गया। उसकी किसी ने मदद नहीं की और बताया जा रहा है कि उसका जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। और अपनी मौत से पहले भी उपचार के दौरान ही महिला ने खुद बयान भी दिया है कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, उसकी इस हालत के जिम्मेदार कौन है। वहीं और मामला सामने आया एक और लूट का, जिसमें एक जीजा साले के साथ में करीब 19 लाख रुपए की लूट की गई। इस तरह के कई मामले प्रतिदिन सामने आते हैं, जिससे सीधा सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था को लेकर। आखिर किस तरह की कानून व्यवस्था ये बनी हुई है और प्रशासन क्यों नाकाम हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में? तो देखिए, ये वीडियो वही है जिसमें महिला टीचर को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद महिला टीचर ने बयान भी दिया। तो जवारामगढ़ छेड़छाड़ के आरोपियों ने महिला को जिंदा जलाया था। और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में जो सोशल मीडिया पर वीडियो है वो भी वायरल हो रहा है। इस घटना का वीडियो खुद आरोपियों ने बनाया और इसके साथ ही कई लोगों ने भी बनाया, जो कि अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह रही कि महिला की तरफ से कॉल किया गया था पुलिस को, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई और
साथ ही महिला ने खुद बयान दिया मरने से पहले। पीड़िता का बयान भी है जिसमें उसने तमाम आरोपियों के नाम भी बताए हैं और ये भी बताया कि आखिर किस वजह से महिला के साथ इस तरह का सलूक उन आरोपियों ने किया। पीड़िता ने आरोपियों के नाम भी बताए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई करेगी। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इस तरह की स्थिति बनी रही तो एक आम नागरिक खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। आरोपियों के नाम है गोपी राम, बाबूलाल, जिन्होंने बुरी तरह से जलाया। इसके साथ ही ये भी कहना था महिला का, पीड़िता का, कि मारपीट भी की गई, लात घूंसे, महिला को लात घूंसों से मारा गया। सुरेश और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने भरपूर तमाशा देखा, यानी कि पीड़िता सबसे मदद की गुहार लगाती रही लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। तो सोचिए जरा किस तरह की स्थिति, किस तरह के हालात फिलहाल प्रदेश में बने हुए हैं कि आरोपियों में, दोषियों में, अपराधियों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है, ना ही पुलिस का और ना ही कानून का। महिला के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। आयसर गांव की, जमुआ रामगढ़ की और मुख्यमंत्री के बिल्कुल नाक के नीचे की ये घटना समाज को तो उद्वेलित करती है, लेकिन ये सवाल भी खड़ा करती है कि आखिरकार इस तरीके का सिलसिला राजस्थान में कब रुकेगा। राजस्थान की जो छाप थी, राजस्थान की जो छवि थी, वो अपराध मुक्त प्रदेश की थी, लेकिन 7 लाख मुकदमे दर्ज होना और इस तरीके से महिलाओं के और खासतौर पर दलितों के प्रति उत्पीड़न की जो घटनाएं बढ़ी हैं, सामाजिक विकृति हो सकती है लेकिन शासन की कमजोरी से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अपराध तभी होता है जब अपराधी बेखौफ होता है। शायद थानों की पंचलाइन बदलनी पड़ेगी कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। ऐसा होगा कि आमजन में भय है और अपराधी पूरे विश्वास के साथ अपराध घटित करते हैं। इस प्रकार से घेर करके एक समुदाय विशेष के लोगों ने वहाँ के एक बहुत ही साधारण, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के ऐसे चिरंजीलाल सैनी को मारने का जिस प्रकार का काम किया है, वो निश्चित रूप से एक बार फिर संपूर्ण राजस्थान में आम आदमी के लिए चिंता का विषय बना है। सारा राजस्थान अपराध की दृष्टि से पहले नंबर पर आया और उसमें अलवर और भी सर्वोच्च स्थान पर आकर खड़ा है। मैं आज पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से और राजस्थान की सरकार से, जो गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री जी, इस प्रकार की घटना जो अगर कहीं सामान्य रूप से किसी दूसरे समुदाय के द्वारा की गई होती तो किस प्रकार का वातावरण होता, कैसे कार्रवाई होती? तो आमजन आखिर अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगे अगर इसी तरह के हालात बनते रहेंगे? सोचिए जरा, एक के बाद एक कई तरह की वारदातें, और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ऐसे में दावा कर रही है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। लेकिन सोचिए कि आखिर प्रशासन व्यवस्था के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? क्योंकि आए दिन रेप की वारदातें, हत्या की घटनाएं, लूट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, इस तरह की घटनाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आती रहती हैं। वहीं एक जगह यह भी देखा गया कि एक संत की हत्या कर दी गई। लेकिन जरा सोचिए कि ये महीने में तीसरा ऐसा मामला है जिसमें एक संत की हत्या कर दी गई है। तो आरोपियों में कोई खौफ, कोई डर नहीं है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल गोठवाल, पूर्व पुलिस अधिकारी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। और प्रतीक सिंह, कांग्रेस नेता है, स्वागत है आपका प्रतीक जी इंडिया न्यूज राजस्थान में, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अनिल जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी हाल ही में एक यहाँ पे मामला चला, वो था दलित छात्र की मौत का। उस मामले को अगर देखें तो उसकी आंच अभी तक ठंडी नहीं हुई है, लेकिन इतने ही बीच में एक और मामला आता है जिसमें एक जो टीचर है, महिला टीचर है, उसको जिंदा जला दिया गया। फिर उसके बाद एक और मामला सामने आता है मॉब लिंचिंग का। एक और मामला सामने आता है जिसमें जीजा साले के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एक और मामला सामने आता है जिसमें एक और संत है जिसकी हत्या कर दी गई है। और ये पूरे महीने की अगर हम बात करें तो पिछले महीने के अंदर अंदर तीसरा मामला है संत की हत्या का। तो अनिल जी देखिए, ये
कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह के तमाम दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कि सब कुछ ठीक है और घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर मैटर ये करता है कि घटनाओं से कैसे निपटा जाता है या फिर उनको कितना न्याय मिलता है। आपसे फिलहाल के हालातों को लेकर मैं जानना चाहूंगी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो ये तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम वादे किए जाते हैं, ये ठीक है? नहीं, देखिए, ये जो संवेदनशील घटनाएं हैं, गंभीर घटनाएं हैं, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई और पुख्ता कार्रवाई करने के लिए पुलिस और प्रशासन को कुछ ना कुछ अपना नीतियां अपनानी होती है और इसके ऊपर ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स को लगाया जाना चाहिए और एक नीति स्पष्ट होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि चूंकि कानून व्यवस्था जब तक आती है तो सीधा पुलिस का हस्तक्षेप होना आम जनता के अंदर आता है, लेकिन ये एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर सारी चीजें आती है, जुडिशरी आती है, प्रोसिक्यूशन आता है, उनको बेल मिलती है, गिरफ्तार होते हैं, वो उनका सजा का क्या रेट्स है, जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनकी क्या स्थिति है, उनका अनुसंधान किस प्रकार किया जाता है और वो अनुसंधान टाइम पे पूरा होके चालान पेश हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लिए जाते हैं। जहां पर भी सेंसेशनल घटनाएं हैं, राजस्थान पुलिस को, प्रशासन को ये चाहिए, पुलिस मुख्यालय को, एक तो यह जो सिस्टम है हमारा जो आज भी 13, 14, 15% पुलिस जाब्ता जो कमी है, क्या उसकी नफरी पूरी हो गई है? क्या पुलिस कर्मचारियों के जो 17, 16 घंटे जो ड्यूटी के अंदर व्यस्त हैं, और क्या ये कानून व्यवस्था और इन्वेस्टिगेशन दोनों सेपरेशन है? मैं आपको एक कुछ बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो धर्मवीर आयोग, पुलिस सुधार आयोग की रिपोर्ट बनी हो, चाहे वो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट बनी हो, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि इसको फॉलो करिए आप और इसको बनाइए। राजस्थान में 2007 में शुरू हुआ, 8 में पुलिस एक्ट बना, उसके अंदर कुछ चीजें बिल्कुल की गई कि आप 2 साल पहले तबादला नहीं करेंगे, उसकी एक नीति होनी चाहिए, वहां ट्रेनिंग के क्या संसाधन है, ग्रीवेंसेज और रिड्रेसल कमेटी बननी चाहिए, वो आज तक नहीं बनी 2 साल पहले। आप ये देखिए कि एक व्यवस्था के तहत आजकल डिजायर सिस्टम एक इतना प्रभावी वो हो गया है कि स्थानीय एमएलए, चूंकि सरकार कहीं ना कहीं किसी कमजोर स्थिति में है, तो डिजायर सिस्टम एमएलए डिजायर करता है, उसका पदस्थापन थानेदार का, डिप्टी एसपी का, एडिशनल एसपी का हो रहा है। उसमें कोई नियम नीति जो एक्ट के अंदर बनाई गई है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, ना ही जो कमी पूर्ति है उसको फॉलो किया जा रहा है। हमारे ट्रेनिंग के संसाधन, हमारे जो साधन है वो सीमित है। पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसपे सरकार का ध्यान हमेशा कम रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये विशेष रूप से जो SC/ST एक्ट है उसके प्रावधानों का भी पुलिस मुख्यालय उसका सुपरवाइज नहीं कर रहा है। किस प्रकार से तफ्तीश होगी? डिप्टी एसपी को कहा है कि 24 घंटे के अंदर आप घटना स्थल का मुआयना करेंगे। 5-5 दिन, महीने भर डिप्टी एसपी मौके पे ही नहीं जाते, और ये SC/ST का वायलेशन है सीधा, उसके खिलाफ उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को नहीं जानना पुलिस अधिकारी के लिए ज्यादा खतरनाक है, तो इनको ट्रेंड पुलिस अफसर करने की आवश्यकता है। तो अनिल जी, आपका ये कहना है कि कमी सिस्टम में है, इसी वजह से इस तरह की स्थिति बनी हुई है? आप देखिए ना कि डिजायर सिस्टम हो गया है, थानेदार का तबादला और डिप्टी एसपी का वो जो पोस्टिंग होता है वो एमएलए की डिजायर के ऊपर हो रहा है। अब आप एमएलए की डिजायर पे हो रहा है, तो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लॉ एंड ऑर्डर पर। ठीक है अनिल जी। प्रतीक जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, जिस तरह की तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहूंगी क्या है, क्योंकि देखिए आप ही की सरकार है प्रदेश में, स्थिति क्या बनी हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की घटनाएं पूरे समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, और हमारी सरकार पूरी तरीके से दृढ़ निश्चित है कि ये घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरीके से लगी हुई है, और आगे जो अगर घटना हो भी गई है तो उसमें जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे।
अब मैं आपको कुछ आंकड़े के हिसाब से कुछ बताना चाहता हूँ कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर की अगर पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में जो अपराध हो रहे हैं वो राष्ट्रीय औसत जो है उससे आधे भी नहीं है। आप ये देखिए, महिलाओं के जो अत्याचार के जो प्रकरण हुए उसमें 2017 में अनुसंधान का समय था वो था 435 दिन, जो कम होकर के 2021 में हमने कम करके 86 दिन किया था और आज वर्तमान स्थिति में 54 दिन रह गया है। तो हम सारे तरीके से, चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे ऐसे SC/ST के प्रति अपराध हो, तो जिस तरीके भी अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए और अपराध होने के बाद उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं प्रतीक जी, आप ये जो गिनवा रहे हैं कि क्राइम रेट में राजस्थान की क्या स्थिति है, नेशनल लेवल पे देखें तो राजस्थान का जो रेशियो है वो कम है, क्या वो गिनवाना ठीक है? अगर मैं पिछले अभी 1 महीने को ही उठा लूं, चलिए 1 महीने छोड़िए, आप पिछले 2-3 दिन में देख लीजिए ना, एक के बाद एक कितने क्राइम सामने हैं आपके, और आप ये गिनवा रहे हैं कि नेशनल लेवल पर क्या स्थिति है और राजस्थान की क्या स्थिति है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ठीक तरीके से काम कर रही है, कहीं कोई कमी नहीं है, घटनाएं होती रहती है। देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि घटनाएं होती रहती है, मैं ये कह रहा हूँ घटनाएं नहीं होनी चाहिए। घटनाएं होना समाज के ऊपर और प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर घटना, तो आप मानते हैं ना कि ये प्रश्न चिन्ह सरकार के ऊपर है? जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं सामने आई हैं, आज ही की खबरें उठा लीजिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब घटनाएं होने के बाद में सरकार किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है, प्रशासन किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है, उससे आप प्रशासन के लिए आप सोचिए। हम जितने भी अपराध हुए हैं सबको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उन अपराधियों तो यानी कि घटना होने को लेकर, घटना होने के बाद की जिम्मेदारी सरकार की है। प्रतीक जी, आप ये कह रहे हैं कि घटना होने के बाद की जिम्मेदारी सरकार की है, घटना हो जाए या घटनाएं हो रही हैं वो जिम्मेदारी ना तो प्रशासन की है और ना सरकार की है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने ये ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि घटना प्रतीक जी, अभी तो आप कह रहे हैं कि घटना होने के बाद प्रशासन किस तरीके से रिएक्ट करता है, सरकार किस तरह का बयान देती है, किस तरह से उस मामले को डील करती है। बयान नहीं, हम लोग अपराधियों में भय किस तरीके से आएगा कि वो आगे के लिए सचेत रहे। अब हम जो हमारी जो सरकार है जो जल्द से जल्द कार्रवाई कर रही है, उनको सख्त से सख्त सजा दे रही है, तो अपराधियों में भय तो इसी चीज से आएगा। अगर अच्छा प्रतीक जी, कब तक भय आएगा और घटना कितने साल और लगेंगे क्रिमिनल्स में भय आने में? देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कानून बना करके और सजा दिला करके कठोर से कठोर कार्रवाई करके ही अपराधियों में भय लाया जा सकता है। और उसके लिए जो हमारी राजस्थान की सरकार है वो निरंतर प्रयासरत है, निरंतर। आप देखिए, पिछले दिनों में अलवर में जो एक दुष्कर्म का मामला हुआ था उसमें हमने 39 दिन में फांसी की सजा दिलवाई थी। देखिए प्रतीक जी, अभी हमारे साथ में अनिल गोठवाल जी बैठे हुए हैं, ये पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। 54 दिन की है। प्रतीक जी, आपने सुना कि अनिल गोठवाल जी ने क्या कहा? उन्होंने ये सीधे तौर पर यहाँ पर कहा है कि MLA विधायकों का, नेताओं का इतना हस्तक्षेप रहता है कि अपने अकॉर्डिंग जो पुलिस अधिकारी होती है उनका ट्रांसफर करा लेते हैं, जिसका सीधा असर पड़ता है कानून व्यवस्था के ऊपर, और ये उसी का असर है कि आज ये तस्वीर बनी हुई है राजस्थान की। अब देखिए, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये अनिल गोठवाल जी कह रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अनिल गोठवाल जी सम्माननीय है, मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ एक आध जगह अगर ऐसा हो रहा है तो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन शासन प्रशासन अपने तरीके से कार्य कर रहा है, अपने तरीके से पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया होती है, और जितने भी पुलिस प्रशासन जो लगा हुआ है वो मुस्तैदी से लगा हुआ है अपराधों को रोकने के लिए और अपराधियों को पकड़ने के लिए। अनिल जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं प्रतीक जी से? इत्तेफाक एक तो राज्य के जो मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही स्टेटमेंट दिया है कि अपराध तो होते हैं, अपराध होते हैं, तो अपराध को रोकने के लिए आपके पास में गृह मंत्रालय भी है। अपराध रोकने के लिए जो अपराध घटित होने के बाद में आप उसको सजा दिला दो तो वो जिंदा आदमी छूट जाएगा। वो जो इंद्र मेघवाल मर गया है वो वापस थोड़ी जिंदा होके आएगा। हाँ, घटना को रोकने के लिए क्या प्रभावी कार्रवाई कर रही है प्रशासन और पुलिस, उसके ऊपर निर्भर करता है। क्या इन्होंने राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाओं के लिए आइडेंटिफाई किए जिले कि जहां पे अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं? क्या वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स का इंतजाम किया? क्या वहां ऐसे संवेदनशील पुलिस ऑफिसर्स की नियुक्ति की है? क्या ऐसे कलेक्टर लगाए हैं उन्होंने वहां पर कि इस तरह की ये घटनाएं? जालोर तो राजस्थान के अंदर बिल्कुल टॉप उसमें है कि जहां पर अनुसूचित जाति
जनजाति के व्यक्तियों को आज भी किसी विशेष मकान के सामने से जूते हाथ में से लेके गुजरना पड़ता है। ये क्या स्थिति मालूम नहीं है सरकार को? तो वहां क्या मानसिकता को बदलने के लिए वहां क्या ऐसी कोई कार्य योजना तैयार की है कि वहां के लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए हम कुछ करें, या कुछ ऐसे अपराधी तत्व हैं उनको पहले ही हम आइडेंटिफाई करके उनको पाबंद कराएं, उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें? क्या ऐसी कोई चीजें इनके द्वारा की गई है? अपराध हो जाने के बाद तो कुछ भी कर सकते हैं, और ये मेरी मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगी, वहां पर कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स, कुछ ऐसे एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार लगाने चाहिए जो इसको आइडेंटिफाई करें, वहां के लोगों से संपर्क बनाए कि क्या ऐसे घटनाक्रम यहाँ पर होते हैं, क्या इस संबंध में सरकार ने कोई ऐसी कार्य योजना तैयार की है, क्या कोई ऐसी ट्रेनिंग विशेष वहां चलाया है, या क्या मतलब आप ये तो कह रहे हैं ना कि अपराध को रोकने के लिए कुछ तो योजना तैयार की होगी ना। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड कुछ अपनाए क्या? वहां आज भी कोई सिपाही गांव में घूम के कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सूचना इकट्ठी करता है, वहां गांव में जाते ही नहीं है। वहां सिर्फ आज मोबाइल के ऊपर डेटा इकट्ठा किया, अपराधी का उससे लिंक जोड़ के, और लेकिन ये जो चीजें हैं प्रैक्टिकल के अंदर, कहाँ क्या अपराध घटित हो रहे हैं, कहाँ कौन कौन से अपराधी रहते हैं, क्या सामाजिक वहां ताना बाना है, सामाजिक ताने बाने के उसके ऊपर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये सारी चीजें सरकार को देखने की है, प्रशासन को देखने की है। मैं ये नहीं कहता कि मुख्यमंत्री अकेला कर लेगा, लेकिन कार्य वहां कलेक्टर, एसपी, एडीएम को सब लगाएंगे तो ये घटनाएं रुक सकती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, घोड़ी से उतरने की घटनाओं की अभी पिछले नवंबर दिसंबर में घटनाएं हुई, एक साथ सीरीज हुई, बूंदी हुई, जयपुर हुई, उदयपुर हुई, मारवाड़ जंक्शन हुआ, यहाँ हुआ, ये घटनाएं हुई। इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेके हमारे अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने वहां दिया। तो हमने बूंदी एसपी को और बूंदी कलेक्टर को ये चिन्हित करने के लिए कहा कि यहाँ आजादी के बाद से आज तक कितनी घटनाएं गांवों के अंदर दूल्हे को घोड़ी पे बैठ, तो आपको आश्चर्य होगा कि उसके बाद में सरकार चेती, प्रशासन चेता, वहां 31 गांव ऐसे आइडेंटिफाई किए सरकार ने, कलेक्टर ने, एसपी ने, कि आज तक वहां दलित दूल्हे की घोड़ी नहीं दिखी। जो ही ये सावों का सीजन आया, कलेक्टर, एसपी दोनों मैदान में उतरे और उन्होंने चिन्हित स्थानों के ऊपर जाब्ता लगा के और ये कार्रवाई करवाई। तो ये ऐसी कार्रवाई क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए की गई है? आप जम्मा रामगढ़ की टीचर है, क्या मानसिकता को बदलने के लिए टीचर उसके पीछे पड़े हुए हैं? और मेरा ऐसा मानना है कि उसके परिवार वालों और उसको उसने इत्तला भी की है, वहां जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मालूम है कि ये पैसे खुद मांगती है पीड़िता उन बदमाशों से पैसे मांग रही है, उस पैसे मांगने के चक्कर में उसके ऊपर तेल डाल के ये जो वीडियो बना रहे हैं लोग बाग, इनको भी चेंज करने की क्या हो सकता है कि उनमें से कोई जो वीडियो बना रहा था वो रोकने की कोशिश करता तो शायद है कि कुछ उसको मदद मिलती। तो ये हमारे समाज के लोगों की भी जिम्मेदारी है। मैं ऐसा नहीं है कि सारा पुलिस और प्रशासन के बिल्कुल, ऊपर और इसके लिए अनिल जी कहीं ना कहीं सरकार को ही जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। प्रतीक जी, देखिए आपने तमाम बातें यहाँ पर सुनी जो कि अनिल जी ने कही। देखिए ये सिस्टम का हिस्सा रहे हैं अब, क्योंकि सरकार जब शासन चलाती है तो प्रशासन के थ्रू ही चलाती है। वो आगे वहां पर गाइड जब अपनी तरफ से निर्देश देंगे तो शासन उसके हिसाब से, फिर आगे प्रशासन उसके हिसाब से शासन करेगा। लेकिन प्रतीक जी ये बात बताइए यहाँ पर, एक तो इन तमाम आरोपों के जवाब दीजिए जो कि अनिल जी ने लगाए हैं, और इसके साथ ही आप कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जम्मा रामगढ़ की अगर बात करें तो देखिए जयपुर में सरकार की नाक के नीचे ये क्राइम हुआ है। तो आप जरा सोचिए कि बदमाशों में, अपराधियों में, दोषियों में कितना डर है कानून का। इस बात का अंदाजा इसी घटना से लगाया जा सकता है। प्रतीक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको प्रतीक जी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रतीक जी?
मेरी आवाज मिल रही है प्रतीक जी आपको? सारी बातें बताई हैं। जाहिर है कि देखिए सिस्टम में गड़बड़ी है और तमाम तरह के लूप होल्स हैं जिनमें काम करने की जरूरत है, चाहे सरकार कुछ भी कह ले, लेकिन देखिए दिक्कत तो सिस्टम में है। चलिए आपसे और भी कई सवाल हैं जो मैं पूछूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे चर्चा की तरफ, रुक करेंगे प्रतीक सिंह का। प्रतीक जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। प्रतीक जी देखिए, अगर प्रदेश के हालातों की बात की जाए वो आपके सामने है। अनिल जी ने भी कई तरह के सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने सीधा एक बात कही है कि जब कोई भी वारदात कहीं किसी जगह पर होती है, किसी जिले में होती है, तो उससे आखिर सबक लेके सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मैपिंग क्यों नहीं की जाती, और जहां पर ये क्यों नहीं देखा जाता कि भाई कौन से जिले में सबसे ज्यादा क्राइम रेट है, वहां पर थोड़ा जागरूकता अभियान चलाया जाए। अगर जमवारामगढ़ के घटना की बात हम कर लें तो यहाँ देखिए जयपुर में ये घटना हुई है, जयपुर सरकार की नाक के नीचे, तो इससे यही साफ पता चलता है कि जो पुलिस पर इकबाल है, कानून का जो इकबाल है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्योंकि अपराधियों में, बदमाशों में किसी तरह का कोई खौफ नहीं है। भीड़ के सामने महिला टीचर के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, भीड़ तमाशा देखती रही, सबने वीडियो बनाई, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं हुआ, पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। इसके बाद भी क्या कुछ बचता है कहने के लिए और सुनने के लिए प्रतीक जी? देखिए बिल्कुल आपने जो बताया जमवाराम की घटना जो है वो हमारे पूरे समाज के ऊपर कलंक है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे थे और भीड़ जो मौजूद थी उन्होंने नहीं बचाया, तो पूरा हमारे समाज को भी ये समझना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा और जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। दूसरी तरफ मैं पुलिस की बात करता हूं तो पुलिस प्रशासन जो पूरी तरह मुस्तैद है, जो अभी अनिल जी बता रहे थे, बिल्कुल सरकार ये नीचे लेवल पे पूरी तरीके से प्रोग्राम कराती है, मैपिंग करती है, जगह जगह इस तरीके के प्रोग्राम जनहित के कराती है, और सरकार इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है कि नीचे स्तर के लोगों को, अपराधियों को चिन्हित किया जाए, अपराधों को रोकने के लिए कार्य किया जाए। लेकिन आप जो जैसे जालोर की घटना की बात कर रहे हैं, तो वो जो टीचर थे वो तो अपराधी थे नहीं, तो उनकी मैपिंग तो सिर्फ टीचर के लिए हो रखी थी। तो हम ये कह रहे हैं अपराध नहीं होना चाहिए, और अपराध रोकने के लिए प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी है उतनी हम समाज के लोगों की प्रतीक जी, उनकी मैपिंग तो टीचर के लिए हो रखी थी, लेकिन वो ये भी तो जानते हैं कि वो कानून के शिकंजे किस तरह से टाइट है और क्या हालात है प्रदेश के, तभी तो उनके मन में ना कोई डर ना ही खौफ कानून का रहा। अगर उनके सामने कोई नजीर होती तो शायद 100 बार सोचते वो इस तरह की हरकत करने से पहले। प्रतीक जी बिल्कुल, आप जो अगर कानून के नजीर की बात करते हैं, 2021 के जो जितने मामले हुए हैं, 35 मामलों में हमने आजीवन कारावास और 510 पोक्सो एक्ट के अंदर अपराधियों को सजा सुनवाई है। तो लगातार हम सजा दे रहे हैं अपराधियों को। आप ये मत सोचिए कि अपराधी छूट जाएंगे, एक भी अपराधी नहीं छूटेगा, सारे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राजस्थान एक अकेला राज्य है जिसने सबसे कम टाइम में पॉक्सो एक्ट में आजीवन कार्रवाई करी थी, अलवर जिले के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना पड़ेगा, राजनीतिक दल हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। प्रतीक जी, हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं कि अपराध होने के बाद में उस पर क्या कार्रवाई की गई? हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि आखिर अपराध हो क्यों रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं अपराध, क्यों कोई डर कोई खौफ नहीं है? दोनों मुद्दे पे मैंने बात की है। समाज बिल्कुल खौफ है, इसके लिए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जा रही है। लेकिन मैंने आपको फिर बता रहा हूं, मैं अपराधों को रोकने के लिए सरकार तो मुस्तैद है, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज को, राजनीतिक जो संगठन है उनको आगे आना पड़ेगा। और ये जो समाज में जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, अभी आप बता रहे हैं कि वहां पे भीड़ थी, जो जमवारामगढ़ में हुआ घटना, भीड़ थी, वहां पे वीडियो बना रही थी और वो रोकने के लिए नहीं आए। तो आप देखिए समाज के किस तरीके की बिल्कुल देखिए, भीड़ में तो संवेदनहीनता है ही, क्योंकि इतनी भीड़ वहां पर मौजूद है, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की,
तो प्रतीक जी, सरकार की तरफ से क्यों नहीं जागरूकता अभियान चलाए जाते? क्यों नहीं ये बोला जाता कि भाई ऐसी अगर कोई भी घटना हो, अगर ऐसा कुछ आप देखते हो आसपास, तो आप बचाने की कोशिश करो, पुलिस को कॉल करो, इन्फॉर्म करो, आखिर कुछ तो एक्शन लो। सरकार की तरफ से ना सिर्फ जागरूकता के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इनाम भी रखा हुआ है कि अगर आप किसी भी अपराध को की अगर इंफॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं, तो आपको इनाम दिया जाएगा। तो सरकार जितने भी जो कार्य है जमीनी लेवल से लेकर के और जो प्रचार प्रसार के जितने प्रोग्राम है निरंतर कार्य कर रही है उसको, लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप ये बात समझिए। ठीक है अनिल जी, देखिए आपने तमाम बातें सुनी प्रतीक जी की तरफ से, जो वो कह रहे हैं कि सरकार तो तमाम काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है, इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चला रही है, तमाम बातें कही जा रही है प्रतीक जी की तरफ से, लेकिन जो अगर हम तस्वीर की बात करें तो वो बिल्कुल उसके उलट है। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसी बीच में हमारे साथ मुराद अली बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं। मुराद जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। मुराद जी, काफी समय से इंतजार कर रहे थे आपका, अब थोड़ी देर हो गई आपको जुड़ने में, लेकिन देखिए फिलहाल अगर प्रदेश के हालातों की बात की जाए, एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आई हैं। हमारे साथ में प्रतीक सिंह जी मौजूद है, कांग्रेस नेता अनिल गोटवाल जी भी मौजूद हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। प्रतीक जी की तरफ से ये कहना है कि सरकार पूरी तरह से काम कर रही है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, इसके साथ ही प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन हाँ, ये भी कोशिश की जा रही है कि जब इस तरह के अपराध होते हैं तो जो अपराधी हैं उनको उस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो मुराद जी, फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, एक के बाद एक कई घटनाएं सामने आई हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की? रितु जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री जी की तरह गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, दिसंबर 2018 से लेकर मई 2022 तक का 3.5 साल का कार्यकाल राजस्थान में कांग्रेस का रहा। 7,41,000 FIR दर्ज होती है राजस्थान के थानों में, और 7,41,000 वो आंकड़े हैं जो थाने तक पहुंच गए। रितु जी, कई लोग जो है वो थाने तक नहीं पहुंच पाते, थाने तक पहुंचना आम बात भी नहीं है। कोर्ट कचहरी में जाकर 156(3) का इस्तगासा करके और मुकदमा दर्ज करवाना भी एक दूर की कौड़ी है। 7,41,000 मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसमें अकेले 1,36,470 मामले इस प्रदेश की महिलाओं के खिलाफ दर्ज होते हैं। बलात्कार के, छेड़छाड़ के, घरेलू हिंसा के, दहेज हत्या के, दहेज उत्पीड़न के 1,36,470 मामले महिलाओं पे दर्ज होने के बाद 32,146 मामले SC ST के लोगों के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ उसके खिलाफ दर्ज होते हैं। और आप बात कर रहे हैं सजा इतने को दिला दी, इतने को ये कर दिया। आप ये आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा कमजोर आंकड़ा नहीं है। 3.5 साल में 8 लाख के करीब मुकदमे दर्ज होना, ये बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है रितु जी। और मैं बता दूं आपको, इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया। और आप कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे? जिस सरकार में अपराधी बैठे हों, जिस सरकार में मंत्रियों पर इतने मुकदमे दर्ज हों, आधा दर्जन मुकदमे, एक दर्जन मुकदमे मंत्रियों पे दर्ज हो, आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था बनाने की। जब सरकार में ही कानून बिगाड़ने वाले लोग मौजूद हों, तो आपसे कानून व्यवस्था की उम्मीद कैसे की जा सकती है? आप देखिए, राजस्थान एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय का भी जिम्मा है, और उसके बाद आप करौली, उदयपुर, लगातार जो ये घटनाएं घटी, आप उनको देख लीजिए किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ। आपने धारा 144 लगाकर लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश की कि धारा 144 से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा क्या? आप क्या खुलेआम अपराधी जेल तोड़ के भाग रहे हैं, खुलेआम गैंगवार हो रही है, गैंगस्टर की टीमें जो है आपस में भिड़ रही हैं, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, पुलिस पे आक्रमण हो रहे हैं, थानों में घुस के अपराधी आक्रमण कर रहे हैं। आप कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करें? सरकार का इकबाल खत्म हो चुका रितु जी, लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ा हुआ है। और केवल आप मुगालते में रखने के लिए झूठे और गुमराही के तथ्य देते हुए आप जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। जिस सरकार में, जिस राज्य में महीने में 30 दिन में 20 दिन सरकार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी दिल्ली बैठे हों, आप देखिए ये सरकार जहां होटलों से चलती हो, आपका लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रह सकता है? आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं अपने विधायकों के फोन टेप करा के,
आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं अपने विधायकों पर देशद्रोह की धारा के मुकदमे दर्ज कराकर। इसके अलावा आपका लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, पूरा लॉ एंड ऑर्डर फेल है। पूरे प्रदेश की, राजस्थान की जनता त्रस्त है, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, किसान हो, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो। आपके लॉ एंड ऑर्डर का ही तो नतीजा है कि आपके यहाँ सारे के सारे एग्जाम के पेपर आउट होते हैं, आपके यहाँ पर पेपर खुलेआम बिके जाते हैं। 71 लाख रुपया आपकी एजेंसी जब्त करती है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले बनते हैं, ईडी को इंटरफेयर करना पड़ता है। ये हालत है इस प्रदेश की कि आपका एक भी पेपर ऐसा हुआ हो जिसका पेपर आउट नहीं हुआ हो, जिसका पेपर नहीं बिका हो, और आपके कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोग, शिक्षा मंत्री के लोग इस घोटाले में, इस डाके में शामिल रहते हैं। रिट के पेपर के मामले में राजस्थान की पूरी खुद हुई, राजस्थान नंबर 1 पे आया बेरोजगारी में। ठीक है मुराद जी। प्रतीक जी, देखिए तमाम बातें आपने सुन ली, जवाब दीजिए अब। रितु जी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो शायद उनको आपने टॉपिक नहीं बताया था कि टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू आपके जो अपराध बढ़ रहे हैं उससे है। अब मैं उसमें पीछे जाना नहीं चाहता था, लेकिन मुराद अली जी ने मुझे पीछे जाने में मजबूर कर दिया। तो उदयपुर में जो घटना हुई थी वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, उसकी कोई जांच हुई क्या आज तक? एनआईए ने अपने हाथ में केस ले लिया, उसकी जांच करवाई क्या? जो कटारिया जी जो पूर्व गृह मंत्री थे, उनकी फोटो उनके साथ वायरल हुई थी, उसकी जांच कराई क्या एनआईए ने? नहीं कराई। दूसरी बात बोल रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस हो रहा है। आपके जो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वो आज तक बयान देने के लिए अपनी वॉइस का सैंपल देने के लिए आए क्या? नहीं आए वो आज तक। तो आप ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो बातें मत कीजिए। मैं कह रहा हूं ये संवेदनशील मुद्दा है। ये जो अपराध हो रहे हैं, आप जिस तरीके की फुटेज दिखा रहे हैं कि वहां भीड़ है, भीड़ वीडियो बना रही है लेकिन बचा नहीं रही है, तो ये संवेदनशील मुद्दा है। अब ये भाजपा के लोग क्या संवेदनशील तो है नहीं, संवेदन ही नहीं है, क्योंकि इनके पार्टी में आतंकवादी है, इनकी पार्टी में आईएसआई के काम करने वाले लोग हैं, तो इनको किसी के साथ भी संवेदना है नहीं। जिन्होंने पेट्रोल डालकर आग लगाई है महिला के ऊपर, वो आरोपी खुद खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं बकायदा, इतनी तसल्ली से। सोचिए कि उनको इतना विश्वास है कि यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई उनको गिरफ्तारी नहीं करेगी, आरोपियों के अंदर डर और खौफ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे समाज को भी ये बोलना चाहता हूं कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए हमें आगे आना चाहिए, और प्रशासन आपके साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। आपके खिलाफ कोई भी अपराधी कोई कार्य नहीं करेगा। आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को बुलाइए जल्दी से जल्दी। लेकिन ये एक संवेदनशील मुद्दा है जिसके अंदर राजनीतिक पार्टियों को, समाज को और प्रशासन को एक साथ आना पड़ेगा। ये आरोप और प्रत्यारोप लगाने का टाइम नहीं है, ये समय है समाज में जागरूकता फैलाने के लिए, समाज में एक जो प्रेम भाव भाईचारा है उसको बढ़ाने का। अनिल जी, आखिरी कमेंट, समय कम है अब। मेरा इस तरह से कहना है कि जो सरकार के ऊपर आज लांछन लग रहे हैं, ये घटनाओं के रोकने के बाद का तो ये सारे तथ्य दे रहे हैं कि हमने उसको सजा करा दी, ये करा दी, लेकिन जनता ये पूछ रही है कि ये घटना क्यों हो रही है। घटना को रोकने के लिए सरकार ने कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं की है। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो पुलिस के प्रेजेंस है, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई सुनसान स्थान हो, कोई इंफॉर्मेशन डेवलप करने की बात हो, पहले मुखबिर हुआ करते थे गाँव में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये घटना जैसे रायसर जम्वा रामगढ़ की हुई है, वहां पर जरूर वहां के जो पटवारी है, मास्टर है, सरकारी कर्मचारी है, उनके सामने ये बात आई है तो इसकी सूचना क्यों नहीं दी? उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया? या पुराने अपराधियों का रिकॉर्ड देख के उनको पाबंद क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये कुछ चीजें हैं जो सरकार कर सकती है अपनी प्रेजेंस को करने के लिए। कुछ नफरी बढ़ाकर, कुछ लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को एक अलग एजेंसी, 2 एजेंसी बनाकर उसके अंदर पहले उसको तैयार करे वहां भूमिका। ठीक है, यानी कि सिस्टम पर काम करना बहुत जरूरी है और सरकार को भी यहाँ पर बेहद संवेदनशील होना पड़ेगा अगर वाकई में सरकार ये चाहती है कि प्रदेश में क्राइम रेट कम हो। आप तीनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, अगर प्रदेश की बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक कई वारदातें सामने आ रही हैं, जिससे सीधा सवाल खड़ा होता है कानून के ऊपर कि आखिर क्या कानून की अगर हम बात करें यहाँ पर तो कानून का इकबाल क्या खत्म हो गया है और ऐसे में लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। तो फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।